जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो ये बायोलॉजी का लेक्चर 1 है। इससे पहले चल रही पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसका सिर्फ एक लेक्चर बाकी है जो कि कल या परसों आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये सीरीज क्यों जरूरी है। ये क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज है और अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा सिर्फ आपको करंट अफेयर्स और करना है और पीसीएस में आपके साइंस के क्वेश्चंस की श्योरिटी है कि होंगे ही होंगे। ठीक है, अब यूजुअली देखिए साइंस क्या होता है, साइंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पर इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपको पीसीएस प्रीलिम्स या आरओ प्रीलिम्स का टारगेट कर रहे हैं तो ये एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। और इस बात का प्रूफ ऐसे दिया जा सकता है कि अगर आप लास्ट 8 ईयर्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज 20 क्वेश्चन हर साल पीसीएस, आरओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, जिन लोगों के पास घटना चक्र है वो देखेंगे कि मैंने इन चारों में से शुरू की जो बायोलॉजी में टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें से एक टॉपिक वर्गीकी अभी छोड़ दिया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ठीक है, आज हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, सेल यानी कोशिका, अनुवांशिकी और ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो प्लीज अपनी घटना चक्र को साथ में रखकर पढ़ें, आपको एकदम सीक्वेंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, उसका रीजन ये है कि साइंस की सीरीज हमको टाइम पे खत्म करानी है और अगर इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड करने लगते हैं तो फिर बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है और ऊपर से कॉपीराइट का इशू भी है। तो दोनों ही रीजन की वजह से इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, पर अगर आप घटना चक्र में देखेंगे तो एकदम सीक्वेंस से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। जब हम पढ़ते हैं ना साइंस, तो साइंस है क्या? साइंस एक्चुअली लैटिन शब्द साइंटिका से आया है जिसका मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, अच्छा, साइंस को हम 2 शाखाओं में, मेन शाखाओं में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है नेचुरल साइंस, ठीक है, जो प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड होती है, और दूसरी होती है सोशल साइंस जो कि सामाजिक से रिलेटेड होती है। जैसे कि सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सोशियोलॉजी वगैरह जो है वो सोशल साइंसेस के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल साइंस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जैविक विज्ञान। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल साइंस, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, और दूसरा आता है बायोलॉजिकल साइंस। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा, वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा कि जो जीव विज्ञान शब्द था, जो बायोलॉजी शब्द था, वो किसने दुनिया को बताया था, दुनिया को ये नाम दिया किसने था? तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका नाम दिया था। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत ही है, बहुत सारी हैं, मतलब मोर देन 50 अगर आप काउंट करेंगे 50-60 है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए सारी की सारी शाखाओं का मैंने डिटेल नहीं दिया है। तो नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है प्राणी विज्ञान, या जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो आप जूलॉजी में देख रहे होंगे कि इसके नाम में ही जू वर्ड आ रहा है, और जू में क्या मिलते हैं? जू में एनिमल्स मिलते हैं। तो यही अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत, जीवित एवं मृत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि सिर्फ जीवित नहीं, मृत प्राणियों का अध्ययन भी जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो फर्स्ट हो गई हमारी जूलॉजी। सेकंड आती है बॉटनी, या जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत वनस्पतियों का, विभिन्न पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना सभी का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है जीवाश्मिकी। अब देखिए जीवाश्म का मतलब ही होता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियो, जहां पर भी पैलियो वर्ड आ गया, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब भी पैलियो वर्ड होता है तो वो हमेशा फॉसिल से रिलेटेड होता है, जीवाश्मों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी आपको नाम नहीं भी पता हो किसी चीज का, तो अगर आप शब्दों को एनालाइज करेंगे, उसे तोड़ के देखेंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि शब्दों को एनालिसिस करने से ही हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ब्रांच है पूरा वनस्पति विज्ञान, या जिसे पैलियो बॉटनी कहती हैं। अब पैलियो फिर से वर्ड आ गया, तो पुराने जीवाश्मों की बॉटनी, ठीक है। बॉटनी तो क्या होती थी, वनस्पति विज्ञान, और अगर पैलियो लग गया तो जीवाश्मों के अंतर्गत जो वनस्पति विज्ञान है, तो स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स होता है ये, ठीक है। यहाँ फोटो भी देख रहे होंगे साइड में लगी है प्लांट के फॉसिल्स की। फिर आता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, ये तो जीएस का सब्जेक्ट है, तो सभी को ही पता है कि विभिन्न जीवों का पारस्परिक अंतर संबंध एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी क्या, तो रिप्रोडक्शन में जो कैरी ऑन होते हैं जो गुण माता पिता से बच्चों में, उन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। तो फोटो देख रहे होंगे डीएनए का, और ऊपर एक फैमिली का फोटो लगा हुआ है। फिर आता है बायोमेट्री। अच्छा, बायोमेट्री शब्द का सबसे ज्यादा यूज, आधार कार्ड तो सभी ने बनवा रखा होगा, तो जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या होता है, आंखों का हमें इंप्रेशन देना पड़ता है, हमें फिंगर्स का इंप्रेशन देना पड़ता है, यही होता है बायोमेट्री, ठीक है। बायोमेट्री क्या होता है, जैविक अवलोकनों से प्राप्त डेटा परिणामों का विश्लेषण, ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम जब फिंगरप्रिंट देते हैं या रेटिना का इंप्रेशन देते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य का रेटिना या फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ठीक है। और जब आप उसमें रखते हैं तो मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि इस फिंगरप्रिंट के व्यक्ति का ये नाम है, ये एड्रेस है, और अब वो आपका पूरा डिटेल डिस्प्ले कर देती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को इंग्लिश में बोलते हैं जनसांख्यिकी, ठीक है। इसमें व्यक्तियों से रिलेटेड आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास दर, ठीक है। इन सभी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आती है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, पक्षी विज्ञान से, ठीक है, पक्षी विज्ञान से रिलेटेड होती है, याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी, ठीक। अब आप ऑर्निथो और ऑर्थो में कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो हड्डियों का होता है, लेकिन ऑर्निथो पक्षियों के लिए यूज होता है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका करता है, तो सी आंसर है जीवित व मृत जानवरों दोनों का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केवल जीवित जानवरों का नहीं, जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पक्षी हमने क्या देखा था, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 होते ही आंसर हो गया बी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। वंशागति हमने देखा था, वंश जेनेटिक्स से, जीन से संबंधित होता है, पर्यावरण इकोलॉजी से, और जीवाश्म किससे, पैलियो बायोलॉजी से, ठीक है। पैलियो जब भी आएगा तो जीवाश्मों का उससे कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है इससे, जननांकिकी, डेमोग्राफी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। पारिस्थितिकी विज्ञान मतलब इकोलॉजी, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, और वायरस विज्ञान में तो वायरस का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं और उनको आप याद कर रखने की कोशिश करिएगा। एक लिस्ट बना लीजिएगा, जिन लोगों के पास अभी तक लिस्ट ये वाली नहीं है वो अपने नोट्स में ये वाली लिस्ट इंक्लूड कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और मैच द फॉलोइंग में भी इसके क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं।
तो पहला इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों का पालन, ठीक है, शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन करना। नेक्स्ट है एवीकल्चर। अच्छा, एवी को आप कैसे याद कर सकते हैं? एवी में क्या आ रहा है? एविएशन आपने देखा है ना, एविएशन किसके लिए यूज होता है? वायुयानों के लिए। तो उसी से याद रख लीजिए, एवीकल्चर मतलब पक्षियों से रिलेटेड, ठीक है, पक्षी भी उड़ते हैं, वायुयान भी उड़ते हैं, तो पक्षियों का प्रजनन और पालन। फिर आता है एक्वाकल्चर। एक्वा वर्ड किससे रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो भोजन के लिए जलीय जानवरों का पालन तथा जलीय पौधों की खेती। तो इसमें एक्वाकल्चर में जलीय जानवर भी हैं और जलीय पौधे भी हैं। और किसके लिए? भोजन के लिए। जब मनुष्य अपने भोजन के लिए जलीय जानवरों या पौधों का पालन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है एल्गा कल्चर। एक्वा तो था पानी वाले जीवों के लिए, और एल्गा क्या है? एल्गाई के लिए। एल्गा वर्ड बना है एल्गी से, ठीक है, ALGAE से, ठीक है। तो क्या है? ये भी जलीय कृषि होती है, लेकिन किसकी? शैवाल की, एल्गी की, ठीक है। तो जलीय जीव शैवाल की प्रजाति की। फिर है पिसिकल्चर, ठीक है। तो पिसिकल्चर, तो आपने पिसिकल्चर कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, राशियां होती है ना, तो राशियां में पाइसेस क्या होती है? मीन राशि होती है, पाइसेस। तो उससे याद रखिए कि पिसिकल्चर क्या होता है? मछलियों की मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, मछलियों को पालना औद्योगिक पर्पस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए। फिर है एग्रीकल्चर। ये तो सभी को ही पता है, कृषि का विज्ञान या अभ्यास को एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर सेरीकल्चर। सेरी क्या होता है? सेरी होता है रेशम का उत्पादन करना, ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। तो सेरी से ऐसे याद कर सकते हैं कि रेशम की साड़ी बनाई जाती है ना, तो साड़ी कल्चर, सेरी कल्चर, रेशम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी कल्चर। स्पॉन्जी में किसकी? एल्गी कल्चर में एल्गी की खेती, स्पॉन्जी कल्चर में स्पॉन्ज की खेती, ठीक। तो ये हो गया स्पंज की खेती। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में कई चीजें होती हैं, मेनली फल, सब्जियां, फूल, मसाले, ठीक है, जैसे फसलों को उगाने का। तो फल, सब्जियां, फूल, मसालों को उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हाट लगती है ना, हाट में क्या बिकती है? हाट में सब्जियां बिकती है, तो उसी से हाट से याद कर लीजिए कि हार्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसके लिए? फल सब्जियों के लिए। फिर है फ्लोरी। तो फ्लोरी फ्लावर से रिलेटेड, ठीक है, तो फूलों की और सजावटी चीजों की खेती के लिए, सजावटी पौधों के लिए। सजावटी पौधे कैसे? जैसे बोनसाई आपने देखे होंगे, लोग घरों में रखना पसंद करते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उस तरह के पौधों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फिर आता है ऑलरी। ऑलरी कल्चर, जब पर्टिकुलर सब्जियों को उगाने से रिलेटेड हो तो ऑलरी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ऑलरिकल्चर हो गया सब्जियां उगाने का विज्ञान। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? फल उगाने से संबंधित। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट क्या होता है? फल होता है एक तरह से। तो पोमोलॉजी फल उगाने से संबंधित हो गई, ठीक है। वर्मी कल्चर, केचुओं का पालन। अच्छा देखिए, वर्मी का मतलब कीड़े होता है, ठीक है, लेकिन सेरी पालन में भी हम क्या कर रहे हैं? रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं, पर वर्मी कल्चर में हम केचुओं का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंशिएट करिएगा, कहीं जल्दबाजी में ये नहीं कि वर्मी कल्चर है तो अच्छा वो सिल्क के कीड़ों का था, वो नहीं था, ठीक है। वर्मी में केचुए और सेरी में रेशम वाले कीड़े, ठीक है। और सेरी को किससे याद रखना है? सिल्क की साड़ी बनती है तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर, ठीक। उसके बाद है ऑस्ट्रीकल्चर। ऑस्ट्रीकल्चर क्या होता है? सीपों का प्रजनन करवाना, ठीक है। ऑस्ट्रीकल्चर भोजन और मोती के लिए सीपों का प्रजनन, तो ऑस्ट्री, ठीक है। फिर है घोंगा पालन, इसको बोलते हैं हेलीकल्चर। फिर विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, ठीक है। तो ये ज्यादातर किधर किया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऐसा सी है जिसके चारों तरफ अंगूर की खेती बहुतायत में की जाती है, उस सी का मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर है सिट्रीकल्चर। अच्छा देखिए, सिट्री में छुपा है वर्ड सिट्रस, ठीक है।
तो सिट्रस क्या होता है? रसदार फल, खट्टे फल, खट्टे रसदार फलों को सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, खट्टे फलों के पेड़ों की खेती को क्या बोलते हैं? सिट्रीकल्चर बोलते हैं। फिर वेजिकल्चर, अब इसमें तो सीधे सीधे वेज ही आ रहा है, वेजिटेबल, तो सब्जियों की खेती, ठीक है। एक चीज के कई नाम भी हो सकते हैं। आपने देखा था हॉर्टिकल्चर में भी हमने किसका पढ़ा था? सब्जियों की खेती का पढ़ा था, ठीक है। और फिर वेजिकल्चर में भी, लेकिन हॉर्टिकल्चर में सब्जियां, फल, मसाले सभी थे, पर वेजिकल्चर में सिर्फ सब्जियों की खेती, ठीक है। अच्छा, एयरोपोनिक्स, मिट्टी के बिना पौध खेत की तकनीक, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी के बिना पेड़ों को उगाते हैं। और इसमें क्या होता है, इस तरह से ना रस्सी से, जैसे मान लीजिए गमले को एक टांग दिया, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर टांग दिए कई सारे गमले, और फिर इसमें क्या करते हैं? इसमें बीज डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें ना जो खनिज वाला स्प्रे होता है, पानी में खनिजों को खोल देते हैं और इसमें बीज रख के उसमें रोज स्प्रे कर दिया करते हैं, रोज या जितने भी इंटरवल पे करने हो, जितने भी अंतराल के बाद। तो जो न्यूट्रिएंट्स यूजुअली पौधे मिट्टी से लेते हैं, उनकी बजाय वो न्यूट्रिएंट्स उनको पानी में मिलाकर बिना मिट्टी के ही अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है मिट्टी के बिना पौधों की तकनीक, और इसे बोलते हैं एयरोपोनिक्स। अब देखिए, ये तो हो गया कि गमलों को हमने एयर में लटका दिया, हवा में लटका दिया, ठीक है, तो वो बन गया एयरोपोनिक्स। इसी तरह से पानी के अंदर भी पौधों को उगाया जाता है। तो जब पानी के अंदर उगाएंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। और जब एयर में उनको लटकाएंगे तो बोलेंगे एयरोफोनिक्स। और दोनों में ही मिट्टी का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पानी में डाल दिए जाते हैं और मिट्टी का यूज नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, एयरोफोनिक्स मिट्टी के बिना पौध खेत की तकनीक होती है, और हाइड्रोफोनिक्स पानी में खनिज पोषक घोल का उपयोग मिट्टी के बिना पौधे उगाना, ठीक है। और वही एरोकल्चर या एरोपोनिक्स एक ही शब्द से डिराइव्ड है, तो मिट्टी के बिना पौधे उगाने को एरोकल्चर या एरोपोनिक्स इस टेक्निक को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं बोल रहे हैं। तो फूलों की खेती, ठीक है, फ्लोरिकल्चर होता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर होता है। और फलों की खेती जी, तो इसमें नहीं बोल रहा है, ये विवादित से ही क्वेश्चन है, क्योंकि हॉर्टी में भी होता है पर पोमोलॉजी में डेफिनेटली होता है। और सब्जियों की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वेजिकल्चर होता है, ठीक है। तो इसको आप सी टिक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर एक तरह से ये विवादास्पद ही क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं है पूछ रहे थे इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, तो ठीक है ये भी। सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म, तो सेरी सारी सिल्कवॉर्म, ठीक है। पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, नहीं। तो पिसी किससे था? पिसी पाइसेस, मीन से रिलेटेड, तो मछली पालन, ठीक है। तो इसका सी हो गया। और हॉर्टिकल्चर फूल से, तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर से क्या होता है? विटी कहां पर देखा था? अंगूर की खेती में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी, अंगूर की खेती के लिए। केचुए के लिए वर्मी था, शहद के लिए एपी था, और सिल्क के लिए सेरीकल्चर, ठीक। फिर क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, तो वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता था? केचुआ, ठीक है। तो क्या हो गया? आंसर डी, अर्थवर्म। अर्थवर्म को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ कहते हैं, ठीक है। फिर से और टर्म्स और उनके मीनिंग है, तो याद रखिएगा। पहला इसमें से है जेरेंटोलॉजी, ठीक है। जेरेंटोलॉजी का को किसके संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं? वृद्धावस्था के, ठीक है, याद रखिएगा। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के संदर्भ में, तो ये हो गया। अच्छा, जेरेंटोलॉजी को कैसे याद करते हैं? वृद्धावस्था में लोग क्या हो जाते हैं? जर्जर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जेरेंटो, जर्जर, वृद्धावस्था। फिर है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी का मतलब ही होता है क्या? कैंसर विज्ञान, ठीक। ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान। फिर है ट्रॉफोलॉजी, ट्रॉफोलॉजी होता है पोषण का अध्ययन करना, ठीक है।
फिर है सेरोलॉजी, सीरम विज्ञान। फिर है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी एल्गी से रिलेटेड है फिर से, ठीक है। तो ये हो गया समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन, एल्गोलॉजी। तो एल्गो में एल्गी आ रहा है। फिर है अच्छा सेरो में भी सीरम आ रहा है, ठीक है, सेरोलॉजी तो सीरम विज्ञान हो गया। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का जब भी यूज होता है, ठीक है, तो ऑस्टियो का यूज किस में होता है, हड्डियों से रिलेटेड। तो क्या होता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान, ठीक है, ऑस्टियो से। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर रिलेटेड। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या बोलते हैं, जर्जर हो जाते हैं, जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। फिर है अस्थियों का अध्ययन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो अस्थियों को किससे रिलेट करते हैं, ऑस्टियो से, ठीक है, अस्थि ऑस्टियो एक ही जैसा सुनने में भी लग रहा है, तो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर है जैव विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जैव विकास टॉपिक देख लेते हैं। चलिए, तो जैव विकास के लिए सबसे पहले कुछ सिद्धांत हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही प्रचलित है, जो शुरुआत थी जैव विकास का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से 4 मेन सिद्धांत है, एक जस्ट उनका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे हम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट्स है उन सिद्धांतों के सिर्फ वही हम देखेंगे, ठीक है। तो एक सिद्धांत है इनमें से ह्यूगो डे व्रीस ने 1901 में दिया था, जिसको बोलते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। ये क्या है, यह बताता है कि विकास एक क्विक त्वरित प्रोसेस, झटकेदार प्रक्रिया है, जहां नई किस्में और प्रजातियां उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के द्वारा बनती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट डार्विन, ठीक है। तो डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने बोला था कि प्रजातियां समय के साथ बदल सकती हैं और नई प्रजातियां पहले से मौजूद प्रजातियों से ही आती हैं और सभी प्रजातियों का एक कॉमन पूर्वज होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इनका मतलब है कि जो पेरेंट होगा ना अर्थ के शुरुआत के टाइम पे वो सेम था और उसके बाद फिर और प्रजातियां उससे ही बनती गई और चेंज होती गई है। फिर नेक्स्ट है लेमार्क, लेमार्क ने बोला था कि पर्यावरण परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप जीव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर चेंज होगा पर्यावरण में तो उसके अकॉर्डिंग जीव भी अपने को चेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हक्सले ने देखा कि यदि विकास परिवर्तन प्रजनन और चयन के माध्यम से हुआ हो तो अन्य चीजें भी समान दबाव के अधीन होगी, ठीक है। अगर जो विकास है उसका मूल परिवर्तन प्रजनन और चयन रहा है तो जो और भी फैक्टर्स हैं वो उसी के सेम प्रेशर में आ जाएंगे। चलिए अब देखिए, जब अर्थ बनी, ठीक है, जब शुरुआत हुई अर्थ की, उस टाइम पर उस पर कोई एटमॉस्फेयर था, ठीक है, एटमॉस्फेयर था पर जीव जंतु नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ, शुरुआत के दिनों में अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि शुरुआती अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नगण्य थी या नहीं थी, ठीक है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। तो आप देख रहे होंगे कि शुरुआत का जो फोटो है उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पानी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो जो विश्व में सबसे पहला जीव माना जाता है वो क्या था, वो था ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी बनी शुरू में, ठीक है। और इस एल्गी ने क्या है, ये ग्रीन ब्लू एल्गी या जिसे बोलते हैं ग्रीन नील हरित शैवाल, ठीक है। तो नील हरित शैवाल ने क्या किया,
इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी शुरू करी, ठीक है, ऑक्सीजन बनानी शुरू करी, और उसके बाद कई करोड़ वर्षों के पश्चात फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गई तो फिर अन्य चीजों का भी विकास हुआ, ठीक है, जीव जंतुओं का उससे विकास हुआ फर्दर। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ के मॉडर्न एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, पर प्रीबायोटिक में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है डायनासोर का विकास, ठीक है। डायनासोर क्या हुआ, आए थे चले गए, कब आए कब गए, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो एक नाम जो याद रखिएगा वो आप याद रखिएगा मेसोजोइक काल, ठीक है, मेसोजोइक काल। आप जब कल्प युग का वो चार्ट देखते होंगे, एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें चैप्टर में सेकंड या फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही एक कल्प युग का चार्ट दे रखा है, ठीक है। तो उस कल्प युग के चार्ट में डायनासोर कहाँ पर आए थे, मेसोजोइक युग में आए थे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद इसके लास्ट में क्या हुआ था, इनकी विलुप्त हो गए थे उल्कापिंड गिरने की वजह से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि मेसोजोइक काल में डायनासोर आए थे, ठीक। फिर नेक्स्ट है, अच्छा, मेसोजोइक को भी ना 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको और फर्दर इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर। तो इसमें नीचे ये ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटेशियस पीरियड तीनों दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे विभिन्न कालक्रमों में इनका डेवलपमेंट हुआ है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, ठीक है, क्या बोला है, एब्सेंट थी। कौन सी एब्सेंट थी, हमने अभी देखा, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया सी। फिर है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो सबसे पुराना शुरू में कौन सा बना, नीलहरित शैवाल, और इसी ने क्या किया कि वायुमंडल को ऑक्सीजन दी, ठीक है, जिससे बाकी जीव जंतुओं का विकास हुआ। तो पहला जीव जो है वो नीलहरित शैवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि नीलहरित शैवाल विश्व का पृथ्वी पर पहला जीव था। फिर है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन का किसने दिया था, अभी हमने देखा ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया डी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, डायनासोर थे, तो डायनासोर कब थे, मेसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक या मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो थे वो पक्षी नहीं थे, कभी कभी आप विंग्स भी देखते होंगे ना, लेकिन हर डायनासोर के विंग्स भी नहीं थे, तो वो क्या थे, सरीसृप थे, ठीक है, उनको सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में 3 वर्तमान समय में जो सरीसृप है उनके नाम बताइए, 3 के बताने हैं ना, 3 सरीसृप के नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब देखते हैं कि कोशिका क्या होती है, ठीक है। जब जंतुओं की बात चल रही है तो और बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी का मूल ही है कोशिका, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का मूल क्या था, कंप्यूटर का मूल यूनिट इकाई जो थी हमने पढ़ी थी, जिन लोगों ने मेरी फिजिक्स की क्लासेस देखी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर का बेसिक यूनिट क्या होती है, बिट होती है या बाइट होती है। चलिए तो बायोलॉजी में देख लेते हैं कि कोशिका, कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी जीवित जीवों के मूल निर्माण खंड है, ठीक है, जो बेसिक है। जैसे कि किसी चीज में नॉन लिविंग में क्या होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से जीवित में क्या होती है, कोशिका, ठीक है। तो मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, ठीक है, वे शरीर के लिए संरचना प्रदान करते हैं, भोजन से पोषक तत्व लेते हैं और उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे कार्य होते हैं कि भोजन से पोषक तत्व लेना और पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट करना, और उसी से फिर हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट का संचालन होता है, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो, ठीक है। तो कोशिका चीजों का, जीवित चीजों के मूल निर्माण खंड है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई कोशिका, ठीक है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ठीक है।
ये कोशिका का फोटो है। इस कोशिका के सेंटर में आप एक चीज देख रहे होंगे, ये सेंटर में जो है ना, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि एक कोशिका होती है और कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोशिका में, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपने जो देखा ना कि भोजन से पोषक तत्व लेती है कोशिका और फिर उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो वही काम मेनली किसका होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगी कोशिका में तो भोजन से ऊर्जा ही नहीं निकल पाएगी। ठीक है, और अगर ऊर्जा ही नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी फिर वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो हमने देखा कि हर लिविंग थिंग में कोशिका होती है। ठीक है, और पेड़ भी क्या है, लिविंग है, जीवित है। ठीक है, तो पेड़ों में भी कोशिका होगी और मनुष्यों में या जंतुओं में भी कोशिका होगी। ठीक है, लेकिन दोनों की कोशिका में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल अलग होते हैं। हम खाना खाते हैं, जंतु खाना खाते हैं, पर पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों की जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है। और जो मेन डिफरेंस होता है वो आप याद रखिएगा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती। ठीक है, कोशिका भित्ति है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो पेड़ों में तो होती है पर मनुष्यों में नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गई, ये आप फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेल वॉल है इसकी जो प्लांट में है, लेकिन अगर हम जंतुओं में, एनिमल्स में देखेंगे तो सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर है, अच्छा देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही मतलब इसको करी, बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ मैं बायोलॉजी के चैप्टर को, क्योंकि एक तो ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, और ऊपर से वही चीज़ें मैं बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पिक्चर्स लगाए हुए हैं, अगर किसी को और ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या होता है एनिमल सेल में, क्या होता है प्लांट सेल में, तो PDF से फिर आप और ज़्यादा डिटेल देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, या जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये भी कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, जिससे कोशिका कवर रहती है। ठीक है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के ऊपर एक तरह का कवच जैसा लगा हुआ होता है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर का एनिमल में या ग्रीन कलर का इसमें पेड़ों में, तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये कोशिका के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, उसको कवर कर लेती है। ठीक है, उसका कवच होती है एक तरह से। और ये बनी किसकी होती है, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन से जुड़े कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन से जुड़े कार्बोहाइड्रेट से ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो क्या भिन्न होता है उसमें, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल उसमें नहीं होती। तो सेल वॉल किस में होती है, पौधों में तो होती है लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती। फिर है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो किसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया के। और क्यों, क्योंकि भोजन से ऊर्जा को वही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, अभी हमने देखा प्रोटीन लिपिड से। ठीक है, तो क्या हो गया, A और B हो गया इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर हो गया D, दोनों A और B। ठीक, अच्छा अब जब भी हम जेनेटिक्स या अनुवांशिकी की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मेंडल के प्रयोग, ये तो सभी ने ही पढ़ा होगा, 8th क्लास से ही शुरू हो जाते हैं मेंडल। ठीक है तो आप ये देख रहे होंगे साइड में ये मेंडल खड़े हैं अपने गार्डन में। ठीक है, तो मेंडल गार्डन में करा क्या, मेंडल जी ने गार्डन में मटर के बहुत सारे पेड़ उगाए। ठीक है,
कई तरह के पेड़ उगाए, लंबे, छोटे, पीले, हरे, सफेद फूल वाले, पर्पल फूल वाले, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई, ठीक है। जैसे मान लीजिए सफेद की क्रॉस कराया पर्पल वाले फूल से, ग्रीन मटर को कराया येलो वाले मटर से, ठीक है। लंबे वाले पेड़ को कराया छोटे वाले पेड़ से, और इन्होंने ऐसे n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे। और उसके बाद ये क्या करे, कई सालों तक अपनी एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें लिखते गए कि भाई छोटे को बड़े से कराया तो छोटा बना, पीले को हरे से कराया तो पीला बना, ठीक है। इस तरह से ये करते गए, और इन्होंने कई हजार या सैकड़ों पौधों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। तो इन नियम को बोलते हैं मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग इस तरह के थे। अब हम एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या प्रयोग किए थे मेंडल ने और उनके क्या क्या रिजल्ट हुए थे। तो देखिए, जैसे कि मेंडल ने 2 पौधे लिए शुरू में, ठीक है, उनको बोला पेरेंट, ठीक है। तो वो पेरेंट हो गए। उन्होंने क्या लिया, एक पूरा एकदम शुद्ध जो लंबा पौधा था और शुद्ध बौना पौधा था, ठीक है। तो ये प्योर लंबा हो गया और ये हो गया प्योर बौना पौधा, ठीक है। इन्होंने 2 पौधे लिए, उसके क्रॉस ब्रीड कराई, तो फिर क्या बना, जो पहली जनरेशन आई उसमें तो हाइब्रिड बना, ठीक है, लंबा छोटा मिला के हाइब्रिड बना और वो हुआ लंबा, ठीक। फर्दर अब इन्होंने ये वाले हाइब्रिड वाले लिए पौधे, ठीक है। उसके बाद जो F2 जनरेशन आई, ठीक, उसमें से 3 पौधे तो लंबे हुए और एक हो गया बौना। अगर 4 पौधे इन्होंने हाइब्रिड के लिए, तो इस 4 में से 3 पौधे फर्दर जो बने वो लंबे बने और एक बौना बना, ठीक है। फिर इन्होंने फर्दर कराया उसका ब्रीड, ठीक है। अभी एक क्या हुआ, F3 जनरेशन जो बनी, ठीक है। F3 जनरेशन में क्या बना, लंबे वाले से लंबा, 2 लंबों से 3 लंबे और एक बौना, और फिर एक बौने से एक बौना, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ट्रेंड आया। तो ऐसे करके करते इनके एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे फिर इन्होंने रिजल्ट जो थे वो हाइब्रिड के लिए अपने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि मेंडल जी ने क्या किया था, मटर के पौधों पर अपना प्रयोग करे थे। इतना डिटेल नहीं आता है, खैर जस्ट टू द पॉइंट ही क्वेश्चन आए हैं मेंडल के प्रयोग से अभी तक, पर एक ओवरव्यू लेना जरूरी होता है, जैसे कि जब एग्जाम में बैठे ना और अगर कोई क्वेश्चन है और हमें थोड़ी उसकी आगे पीछे की कहानी पता होती है तो वो क्वेश्चन टिक करना बहुत ईजी हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है जीनोम मैपिंग, ठीक है। जीनोम मैपिंग ये तो आप मतलब ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सभी के शरीर में क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आपको कोई रिलेटिव है या पड़ोसी है, कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से काफी हद तक मिलता है, मतलब शक्ल भी मिलती है और कई बार हैबिट्स भी मिलती है उनकी, ठीक है, या काम करने का तरीका या बॉडी मूवमेंट्स का तरीका, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डिटो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी बच्चा भी है। तो वो होता किस वजह से है, वो होता है जीन्स की वजह से, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों में जीन्स कैरी ऑन हो जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं पेरेंट्स के जीन बच्चों में, और इस वजह से क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। यही होती है जीनोम मैपिंग। तो जीनोम मैपिंग में नहीं सॉरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है जीनोम मैपिंग, ठीक है। जीनोम मैपिंग में क्या किया जाता है, इसे लिंकेज मैपिंग भी कहते हैं। यह इस बात का पुख्ता सबूत दे सकता है कि माता पिता से बच्चे में फैलने वाली बीमारी एक या एक से ज्यादा जीन से जुड़ी है, ठीक है। तो जीनोम मैपिंग का जो स्पेशली यूज किया जाता है वो बीमारियों के संबंध में किया जाता है, ठीक है। और मैपिंग से यह भी पता चलता है कि किस गुणसूत्र में कौन सा जीन है और उस गुणसूत्र पर जीन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये डीएनए का फोटो है। तो जीन्स तो जीन्स इस बात का निर्धारण भी करते हैं, जैसे पेरेंटल पता लगाना होता है ना कि किसका बच्चा है, क्या मतलब रिलेशन है, ब्लड रिलेटिव है, तो उसका पता भी जीनोम मैपिंग के माध्यम से ही लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था
वह है। तो कौन सा है वो? ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी मटर या स्वीट पी मटर। अच्छा देखिए, मटर भी दो तरह की दे रखी है, ठीक है। तो कौन से का किया था मेंडल ने? गार्डन पी पर किया था, ठीक है, स्वीट पी पर नहीं। तो ये आप याद रखिएगा गार्डन पी मटर पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पीला मटर भी लिया था ना, तो पीला मटर और हरा मटर, गार्डन पी मटर, ठीक है। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। अब जीनोम मैपिंग किससे संबंधित होता है? जीनोम मैपिंग होता है जीन्स के चित्रण से संबंधित, ठीक है। तो जो जीन्स होती है उनका इंप्रेशन लिया जाता है और उस पर फिर बीमारी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी इसका यूज करते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुक्रम आधार में मतलब जीन के सीक्वेंस में अगर हमने चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब भी होता है चेंज करना, ठीक है, म्यूटेट कर देना उसको। फिर है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। जीन्स जो होती है वो जेनेटिक्स की फाउंडेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इतने आप सुन रहे होंगे जीन्स है, ये डीएनए है, डीएनए म्यूटेशन है, बट देख लेते हैं कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म आप या बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आए कि इसमें कौन सी शुगर होती है, तो वो भी क्या होती है? डाईऑक्सीराइबो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि शुगर भी इसमें कौन सी होती है? डीएनए में डाईऑक्सीराइबो होती है। अच्छा, डीएनए होता क्या है? तो देखिए, हमने अभी देखा सेल का फोटो, ठीक है, सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन में कितने होते हैं? ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, 23 पेयर गुणसूत्रों के, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम को, ठीक है, गुणसूत्रों के होते हैं, ठीक है। और इसी से ही हमारा क्या होता है? ह्यूमन का 23वें गुणसूत्र से हमारा लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो लिंग निर्धारण करता है मानव का, वो कौन करता है? क्रोमोसोम करते हैं, ठीक है। पर कई एनिमल ऐसे भी हैं जिनके लिंगों का निर्धारण गुणसूत्रों से नहीं किया जाता। वो आगे की स्लाइड में देखेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं वो देखेंगे हम। तो आप याद रखिए, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इन गुणसूत्रों को अगर हम और जूम करके देखें तो इनके अंदर क्या रहते हैं? डीएनए रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये डीएनए रहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? डबल हेलिक्स, ठीक है। जैसे डबल हेलिक्स का मतलब दुई कुंडलिनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सीढ़ी जो होती है ना, उसको यूं 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 करके रस्सी की तरह हमने घुमा दिया तो क्या बन गया? दुई कुंडलिनी स्ट्रक्चर बन गया उसका। क्लियर? चलिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बार डीएनए की हिस्ट्री देख लेते हैं कि डीएनए की शुरुआत क्या हुई थी। तो देखिए, जो सबसे पहले खोज करी थी डीएनए ने, वो थे साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। तो ये सेल तक पहुंच गए होंगे और सेल के अंदर इन्होंने बताया कि कुछ होता है ना, डीएनए टाइप, मतलब डीएनए इन्होंने नाम नहीं दिया था, तो इन्होंने बस ये बताया था कि सेल के अंदर ऐसी चीज होती है। तो जो सबसे पहले डिस्कवरी थी वो 1869 में, पर क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा इसका डिटेल नहीं दिया था, इसलिए इनका नाम इतना पॉपुलर नहीं है। फिर 1881 में आते हैं अल्ब्रेक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या करा? डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के रूप में पहचाना, और अभी जो डीएनए का फुल फॉर्म है ना, वो इन्होंने दिया, क्या दिया? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम किसके द्वारा दिया गया था? अल्ब्रेक्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अल्ब्रेक्ट ने डीएनए नाम दिया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर, इन्होंने तो क्या किया? खोज करी मिशर ने, अल्ब्रेक्ट ने नाम दे दिया। अब तीसरे नहीं, एक्चुअली तीसरे और चौथे दोनों को मिलके वाटसन एंड क्रीक जो आते हैं, उन्होंने क्या बताया
कि जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलिनी संरचना होती है, डबल हेलिक्स। तो आज का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि सीढ़ी जैसी बनी है और उसके यूं करके ट्विस्टेड है वो, ठीक है। तो जो द्विकुंडलिनी संरचना थी वो किसने बताया? वॉटसन और क्रीक ने बताया, ठीक है, मॉडल दिया इन्होंने। और ये आप फोटो देख रहे होंगे, वॉटसन एंड क्रीक था, इन्होंने एक स्टील के पाइप्स की मदद से पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है ये डीएनए का, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इन्होंने इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट करके और पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया कि इस तरह का डीएनए बना हुआ होता है, डबल हेलिक्स शेप का। ठीक है, तो इधर आ गया, इन वाटसन एंड क्रीक्स मॉडल द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, बाय हाइड्रोजन नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इनका बेस किसका होता है? नाइट्रोजन का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गई। ये देखिए जो आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना इसका, यहाँ पर, तो ये जो आप बीच बीच में लाइंस देख रहे हैं, तो लाइंस ये जो है ना ये एक पेयर में रहती हैं, ठीक है। इसमें 4 तरह के ये रहते हैं, इसको बोलते हैं एडीन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि गुआनिन और आइडिन, ठीक है, ये पर्पल वाला और ये पिंक वाला, ठीक है। पर्पल वाला क्या है? गुआनिन है, और पिंक वाला क्या है? थाइमिन। मतलब ये रेफरेंस के लिए है, ऐसा रियल में नहीं होते कलर। तो ये दोनों तो क्या है, ये पेयर में रहेंगे, और साइटोसिन और एडेनिन ये दोनों पेयर में रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब इसमें से जो ये थाइमीन है, या जिसे दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम जानते हैं टायरोसिन, ठीक है। तो इनमें से जो टायरोसिन टी वाला है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता, ठीक है। तो 4 चीज कौन सी होती हैं इसमें? ATCG होती हैं, ATCG, और ATCG में से जो टी है, ठीक है, वो क्या है? वो एमिनो एसिड नहीं बनाता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में कौन सा वर्ड छुपा था? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, तो वही शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो राइबोज और डीऑक्सी में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, राइबोज नहीं होती, ठीक है। और ग्लूकोज फ्रक्टोज तो पेड़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो द्विकुंडलिनी किसके द्वारा? वैटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र? तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और पेयर का मतलब, पेयर में 2 होते हैं ना, एक पेयर मतलब 2 चीजें, तो 23 पेयर का मतलब 23 × 2, तो कितने हो गया? 46 हो गया, ठीक है। तो कितने होते हैं? 46 नहीं, 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? अब देखिए, मानव या ज्यादातर जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या और भी जंतु होते हैं, उनका लिंग तो डिसाइड हो जाता है क्रोमोसोम से, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लिंग निर्धारण कर देते हैं। पर ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनका लिंग निर्धारण क्रोमोसोम से नहीं होता। वो किससे होता है? वो होता है टेम्परेचर से, ठीक है। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जेंडर फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ जीव हैं जिनका तापमान के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? TSD, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, तापमान पर निर्भर लिंग निर्धारण। और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल है? इनके एग्जाम्पल है मगरमच्छ, कुछ छिपकलियां और कछुए भी होते हैं, ठीक है। सरीसृपों में ज्यादातर इस तरह की टेंडेंसी देखी जाती है कि तापमान द्वारा उनका लिंग निर्धारण होता है। आज की क्लास को मैं यही खत्म करती हूँ। बायोलॉजी की 15 से अप्रोक्सीमेट 15 क्लासेस में पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक
बाकी की सीरीज नहीं देखी है साइंस की, फिजिक्स की सीरीज अभी है, ऑलरेडी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक ही क्लास बाकी है, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी और फिजिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद 3 या 4 क्लासेस में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और 30 अगस्त से पहले पहले साइंस की पूरी सीरीज को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के आंसर करें। और ऐसा नहीं है कि एक लोगों को सिर्फ एक ही कमेंट करना है, जब मैं आंसर पूछ रही हूँ आप इमीडिएट कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद,